हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विजन आईएएस मैगजीन की जून मंथ का करंट अफेयर 2025। कल हमने पढ़ा था पॉलिटी का पार्ट 1 के अंदर पढ़ा 50 साल आपातकाल के व्यक्तित्व अधिकार। हमने ये दो कल टॉपिक पढ़े थे और इन्हीं के हमने शॉर्ट नोट्स भी उसी पीडीएफ में रखे हैं। और ये जैसे कि अभी तीसरे नंबर पे टॉपिक दिया है, 3-4 टॉपिक है ये तो संक्षिप्त में ही है। हमने इसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए क्योंकि ये शॉर्ट ही ऑलरेडी शॉर्ट है, इसलिए हम इनको तो ऐसे ही पीडीएफ से हम आज पढ़ लेंगे। तो हमारा टॉपिक है 3 नंबर पे। आज का टॉपिक है नार्को परीक्षणों की संवैधानिक वैधता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सभी आरोपियों गवाहों पर नार्को टेस्ट की अनुमति दी गई थी। कि पटना उच्च न्यायालय ने वो आदेश रद्द कर दिया जिसमें आरोपियों और गवाहों के नार्को टेस्ट की अनुमति दी थी। उस निर्णय को बदल दिया गया। ये निर्णय क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें कहा गया था कि नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ जैसे टेस्ट की संवैधानिक वैधता पर विचार किया गया। इस केस पे ये था कि नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट की संवैधानिक वैधता की बात करी थी, उस पे विचार किया गया। नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या होता है? तो ये पूछताछ का एक तरीका होता है जिसमें किसी अपराध के संदिग्ध को नियंत्रित परिस्थितियों में एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है ताकि उसकी सोचने समझने की शक्ति और या अपने भले बुरे का निर्णय करने की क्षमता को दबाया जा सकता है। कि ये एक संदिग्ध नियंत्रण परिस्थितियों में एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है जिससे उस व्यक्ति में क्या होता है कि भले बुरे के निर्णय लेने, सही निर्णय और गलत निर्णय लेने की क्षमता को दबा दिया जाता है। तो वही व्यक्ति वही बोलेगा जो उसको बुलाया जा रहा है, उसमें जो रियल होगा वही बोल सकता है व्यक्ति। सोडियम पेंटाथॉल ये एक दवा दी जाती है आमतौर पर सर्जरी में, सामान्यतः एनेस्थीसिया देने के लिए उच्च मात्रा में दी जाती है। कि कभी किसी व्यक्ति को सर्जरी करवानी होती है मतलब, तो उस व्यक्ति को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उसको बेहोश के हालात में रखा जाता है। तो इसी दवाई को उच्च मात्रा में दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कुछ पॉइंट्स। अनैच्छिक नार्को टेस्ट संविधान का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट्स ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अनैच्छिक यानी बिना इच्छा के नार्को टेस्ट करवाना संविधान का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे टेस्ट संविधान के अनुच्छेद 20 भाग पार्ट 3 के अंदर बताया कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 के अंदर बताया गया कि व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता व्यक्ति को। और अनुच्छेद 21 में कहा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अनुच्छेद 20 और 21 का उल्लंघन माना जाएगा नार्को टेस्ट के लिए, मतलब अनैच्छिक नार्को टेस्ट। किसी भी परिस्थिति में बलपूर्वक नार्को टेस्ट कराना पूरी तरह से गैर कानूनी है। कि किसी भी परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, लेकिन नार्को टेस्ट जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता है, वो गैर कानूनी माना जाएगा। अनैच्छिक टेस्ट से प्राप्त कोई भी जानकारी अदालत में स्वीकार्य नहीं होगी। नार्को टेस्ट भी ऐच्छिक होगा तभी कोई उसकी जानकारी होगी वो अदालत में स्वीकार्य होगी, लेकिन अनैच्छिक टेस्ट है उसकी कोई भी जानकारी अदालत में स्वीकार्य नहीं होगी। स्वैच्छिक नार्को टेस्ट सजा देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि स्वैच्छिक नार्को टेस्ट है सजा देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। भले ही ऐसे टेस्ट स्वैच्छिक रूप से और सभी सुरक्षा उपायों के तहत किए गए हैं, इसके बावजूद इस तरह की रिपोर्ट को प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। कोर्ट इसको साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे टेस्ट के दौरान व्यक्ति के जवाब चेतन अवस्था में नहीं दिए जाते हैं। हालांकि ये टेस्ट से कोई नई जानकारी प्राप्त नहीं होती, तो उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत स्वीकार किया जा सकता है।
अगर कोई नई जानकारी अगर टेस्ट करवाया गया नार्को टेस्ट और कोई नई जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत स्वीकार किया गया। ये तथ्य शैलवीवाद के अलावा विनोभाई बनाम केरल राज्य में भी और मनोज कुमार सोनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य जैसे मामले में भी दोहराई गई है। ये शैलवीवाद बनाम कर्नाटक राज्य, इसके अलावा कहाँ पे आया? विनोभाई बनाम केरल राज्य, मनोज कुमार सोनी बनाम मध्य प्रदेश, इन मामलों में भी यही बात दोहराई गई। स्वैच्छिक रूप से नार्को टेस्ट कराने का सीमित अधिकार है। नार्को टेस्ट करवाया जा सकता है स्वैच्छिक, वो भी तो उसको भी कैसे? सीमित अधिकार मिला हुआ है। आरोपी को नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने का आत्यंतिक अधिकार नहीं है, यानी पूर्ण अधिकार नहीं है कि अगर बताया जाए कि नार्को टेस्ट का करवाना एक पूर्ण अधिकार है तो ये गलत हो जाएगा। नार्को टेस्ट को पूर्ण अधिकार नहीं है, वो भी अनैच्छिक तो अलाउ ही नहीं है, लेकिन स्वैच्छिक करवाना है तो भी वो लिमिट के साथ ही करवाया जा सकता है, पूर्ण अधिकार नहीं। लेकिन आरोपी अभियोजन के उचित चरण के दौरान स्वेच्छा से नार्को टेस्ट कराने का विकल्प चुन सकता है, जैसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार का प्रयोग करते समय। ये था हमारा एक टॉपिक जो कि नार्को परीक्षणों की संवैधानिक वैधता का क्या क्या वैल्यू है, वो हमारे पॉइंट्स पूरे हो गए। नेक्स्ट आगे बताया कि भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने नई दिल्ली स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए एकीकृत मुख्यालय का उद्घाटन किया। भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में क्या क्या, स्थापना कब होती है इसकी? तो 1996 के अंदर इसकी स्थापना होती है, एक राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्था के रूप में। इसका मिशन क्या है कि भारत में राष्ट्रव्यापी गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अभियान का नेतृत्व करना है। NPO इसका क्या है? गैर लाभकारी संगठन। ये सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संस्था या संगठन है। आगे कहा कि QCI सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से एक स्वतंत्र स्वायत्तता संगठन के रूप में कार्य करती है। QCI है वो सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से एक स्वतंत्र स्वायत्तता संगठन के रूप में कार्य करता है। ये PPP मॉडल क्या पे कार्य करता है? इसे भारत सरकार और तथा 3 प्रमुख उद्योग संघों, जैसे कौन कौन सा बताया? उद्योग संघों में HOSM और CII और FICCI का समर्थन प्राप्त है। कौन कौन से उद्योगों का प्राप्त है? HOSM, CII एंड FICCI, FICCI का समर्थन भी इसको प्राप्त है। किसको? यही संस्था को। आगे कहा है कि इसकी गुणवत्ता और QCI से जुड़े सभी मामलों के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। इसका नोडल विभाग पूछा जाए तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इसका नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। इसका अध्यक्ष होगा। QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग जगत द्वारा सरकार को की गई सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये बोला जा सकता है पेपर के क्वेश्चंस में कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, तो एक समिति द्वारा, तो इसका आंसर आएगा प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी नियुक्ति। किनके? QCI के अध्यक्ष की। स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता से और सफाई मापदंडों पर शहरों का आकलन रैंकिंग करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाएगा? 9 जून को मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कोऑपरेटिव और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फॉर्म IAF द्वारा प्रत्यायन के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल भी माना गया है। एक ऐप है, एक ECI नेट ऐप। ECI नेट ऐप यानी भारत निर्वाचन आयोग। ECI ने केरल, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के दौरान
ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। ECI नेट ऐप क्या है? ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो ECI के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस को एकीकृत और पुनर्गठित करता है। 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस को एकीकृत करने का काम कौन करता है? ये प्लेटफॉर्म ECI नेट ऐप। निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के तहत पीठासीन अधिकारियों को मतदान समाप्त होने पर मतदान केंद्र पर उपस्थित राजनीतिक दलों द्वारा नामित बूथ स्तर के एजेंटों को फॉर्म 17C प्रदान करना अनिवार्य होता है। कि किसी बूथ पर मतलब पीठासीन अधिकारी होता है, वो उस क्या होते राजनीतिक दल है, उनके द्वारा नामित बूथ स्तर के एजेंटों को फॉर्म भरवाना पड़ता है, जो कि 17C फॉर्म दिया जाता है, वो जो कि अनिवार्य होता है। इसकी क्या विशेषता होती है? मुख्य विशेषता लगभग रियल टाइम में मतदान प्रतिशत को अपडेट करने की सुविधा। प्रत्येक मतदान केंद्र का पीठासीन अधिकारी अब मतदान के दिन हर 2 घंटे में ECI नेट ऐप पर सीधे मतदान प्रतिशत से जुड़े डाटा दर्ज करेगा, ताकि वोटिंग ट्रेड को अपडेट करने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। सटीक डेटा सुनिश्चित करना। इस नई पहल के तहत ये सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक हो, ECI नेट पर डेटा केवल अधिकृत ECI अधिकारी के द्वारा ही दर्ज किया जाता है। मतलब कहा गया कि ECI नेट पर डेटा वही डाल सकता है जो कि ECI अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जा सकता है। इंडेक्स कार्ड को तेजी से जारी करना। इंडेक्स कार्ड के अधिकतर कॉलम स्वतः भर दिए जाते हैं, जिससे अब चुनाव परिणामों को घोषित होने में 72 घंटों के भीतर प्रकाशित किया जा सकता है, जबकि पहले हफ्तों या महीनों का समय लग जाता था। इंडेक्स कार्ड मतदान के बाद जारी की जाने वाली गैर सांविधिक प्रकृति की रिपोर्ट है, जो सभी हितधारकों, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के लिए निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय विस्तृत चुनावी डेटा प्रदान करती है। फॉर्म 17C के बारे में क्या क्या है? फॉर्म 17C इसका पहला भाग निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है। क्या क्या जानकारी देता है ये? मतदान केंद्र पर पंजीकृत कुल मतदाताओं की संख्या, मतदाता पंजीकृत में दर्ज कुल मतदान करने वाले की मतदाताओं की संख्या, मतदान न करने का निर्णय लेने वाले और मतदाताओं संख्याओं की, जिन मतदाताओं को मतदान अनुमति नहीं दी गई है उनकी संख्या। इसका दूसरा भाग उम्मीदवारों के नाम, उन्हें प्राप्त कुल मतों की जैसी जानकारी प्रदान करना है। आगे इसमें कहा गया कि आदि क्रम योग कार्यक्रम। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदि क्रम योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आदि क्रम योग कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी है? लक्ष्य क्या है इसका? कि ऐसे प्रेरित अधिकारियों और चेंज मेकर्स का एक समूह तैयार करना जो जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए समर्पित हो। इनका क्या उद्देश्य होगा? राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षकों और मास्टर ट्रेनर का एक बैच बनाकर लगभग 20 लाख फील्ड स्तर हितधारकों की क्षमता को निर्माण करना है। ये कार्यक्रम फील्ड स्तरीय अधिकारियों की सोच, प्रेरणा में लगभग मूल परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, जिसमें नागरिक केंद्रित सोच, सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी पर जोर दिया गया है। इसका लक्ष्य क्या होगा? 1 लाख जनजातीय गांवों और बस्तियों तक पहुंचना होगा। भारत में प्रशासनिक सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक था जो कि पॉलिटी के संबंध में थे। QCI के प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये एक बार देखते हैं थोड़ा सा। कि राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता अभियान का नेतृत्व करना, सरकारों, संस्थाओं, उद्यमों के स्तर पर उपयुक्त क्षमताओं का विकास करना, राष्ट्रीय प्रत्यायन कार्यक्रमों का विकसित करना, स्थापित करना और संचालित करना, स्वच्छता और पादप स्वच्छता, व्यापार में तकनीकी बाधा को दूर करने की क्षमताओं का विकास करना, थर्ड पार्टी मूल्यांकन मॉडल के विकास और उपयोग को प्रोत्साहित करना, गुणवत्ता के क्षेत्र में औद्योगिक और अनुप्रयुक्त संसाधन और विकास को प्रोत्साहित करना। ये थे QCI के प्रमुख उद्देश्य। तो आज तक
आज हमने ये पॉलिटी का जो भी बचा हुआ पार्ट था वो पूरा किया। आज का कार्यक्रम यहीं तक